हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इससे पहले की सारी टॉपिक्स कवर हो गई है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर SIFIs? तो SIFIs क्या है? ठीक है, तो SIFIs क्या है? एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जैसे कि बैंक और NBFCs, और जिसका फेलियर होना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी इकोनॉमी, इन बैंकों का फेलियर होना उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, उसका जो भी इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में हलचल मच जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि हुज फेलियर कैन ट्रिगर सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है? SIFIs को कहा जाता है टू बिग टू फेल एंटिटीज़। ठीक है, मतलब SIFIs ऐसे बैंक है या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इतने बड़े हैं कि इनका फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और इनका फंक्शनिंग जो है क्रिटिकल है। किसके लिए? मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए SIFIs जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिस्की क्यों है? क्योंकि इनका साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस है ये। ठीक है, इसमें क्या है? इसका साइज बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए, ये इंटरकनेक्टेड है। फिर अगर देखा जाए तो इसका कोई लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कोई भी और ऐसा बैंक नहीं है, ठीक है, या कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब इन जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फेल होना वी कांट अफोर्ड। वी कांट मीन्स इकोनॉमी। ठीक है, सो दियर डिसऑर्डरली फेलियर में कॉज। तो अगर इनका डिसऑर्डरली फेलियर होता है तो ये क्या करेगा? डिसरप्शन इन एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस। एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस में डिसरप्शन होगा। ठीक है, कंटाजियन इन ब्रॉडर इकोनॉमी। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? क्योंकि ये बैंक या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने बड़े हैं कि इनका फेल होना कोई भी इकोनॉमी या कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, टू बिग टू फेल। सो कंसिक्वेंसेस ऑफ टू बिग टू फेल परसेप्शन। तो अब इसका परसेप्शन क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये बड़े बैंक है और ये टू बिग टू फेल, तो क्या है? इनकरेज एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। तो ये बैंक क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे। फिर रिड्यूस करेंगे मार्केट डिसिप्लिन को। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट बेल आउट, क्योंकि इनको लगेगा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट तो हमें हेल्प करेगी ही, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मेजर ज़रूरत है हम। ठीक है, तो ये वो सोचेंगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव डिस्टॉर्शंस बढ़ेगा, फ्यूचर डिस्ट्रेस पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। सो अब रेगुलेट कौन करता है? SIFIs को रेगुलेट करता है। रेगुलेटरी मेजर्स क्या है कि क्या क्या रेगुलेटरी मेजर्स होना चाहिए SIFIs के लिए? तो हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि कोई भी अगर SIFIs है तो उसके पास कैपिटल तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर इतना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसके पास पैसा तो होना चाहिए, कैपिटल तो होना चाहिए। फिर स्ट्रिक्ट सुपरविजन बाय RBI और अदर रेगुलेटर्स। तो इंडिया के केस में स्ट्रिक्ट सुपरविजन कौन करेगा? RBI, क्योंकि अगर ये इतने बड़े बैंक है तो इनको देखना तो ज़रूरी है ना। देन मैंडेटरी रेजोल्यूशन प्लान्स। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मैंडेटरी रेजोल्यूशन प्लान्स हो। देन अब हम देखते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया में क्या है। तो बैंक्स को कौन रेगुलेट करेगा? RBI रेगुलेट करेगी। RBI डिक्लेयर करेगी अ बैंक एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक मीन्स DSIBs। किसको बोलेगी? इफ एसेट साइज इज मोर देन 2% ऑफ GDP। अगर GDP से 2% ज़्यादा हो उस बैंक का एसेट, तो कहेगी RBI क्या कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये है। ठीक है, और RBI लिस्ट एनुअली रिलीज करती है। करंट अगर हम देखें कि करंट DSIBs कौन से हैं, तो SBI है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। ठीक है, सो NBFCs को हम देख लेते हैं कि NBFCs को कौन रेगुलेट करता है। हमने पहले क्लास में भी देखा है, RBI करती है, कुछ को सेबी करती है, कुछ को IRDAI करती है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो RBI क्या करती है? डिक्लेयर करती है NBFC एज सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इफ। अगर RBI ऐसे NBFCs को कहेगी कि ये DSIBs है, किसको कहेगी? अगर एसेट साइज उसका 500 करोड़ से 500 करोड़ से ज़्यादा हो तो RBI कहेगी कि आप भी सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, दीज NBFCs फेस टाइटर नॉर्म्स एंड क्लोजर मॉनिटरिंग। तो जो भी NBFCs अगर वो DSIBs होगा, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट होगा, तो उसको टाइटर नॉर्म
नॉर्म्स और क्लोजर मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को हमने देख लिया, इसको कौन रेगुलेट करेगा, IRDAI करेगा। ठीक है, तो IRDAI क्या करता है, डिक्लेयर करता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, किसको कहेगी, DSIIs किसको कहेगी, बेस्ड ऑन एसेट अंडर मैनेजमेंट, की कितना एसेट जो है मैनेजमेंट के अंदर है, और प्रीमियम अंडर रिटर्न। तो ये क्राइटेरिया है किसका, इंश्योरर को देखने का कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर कौन है। ठीक है, तो ये इसमें क्या देखेगी, एसेट अंडर मैनेजमेंट और प्रीमियम्स अंडर रिटर्न। सो डिक्लेयर्ड DSIIs क्या है, LIC, GIC, NIAC, तो ये सारे क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया IRDAI के अंदर क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि फिर NBFCs को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है, और NBFCs को हम कब कहेंगे कि ये सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है, और हम जो है इंश्योरर्स को कब कहेंगे कि ये सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, जैसे LIC, GIC, NIAC, तो ये सारा जो है DSIIs है। ओके, means domestic systematically important insurers। Then फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें FMIs, तो इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट को। सेबी डिक्लेयर करेगी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट FMIs। ठीक है, तो ये कौन करेगा डिक्लेयर, तो सेबी करेगी अगर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अगर किसी को भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कहना है तो। ठीक है, अब जैसे कुछ कमोडिटी एक्सचेंज है लाइक MCX, NCDEX, तो ये NCDEX, तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट FMIs हैं, मतलब फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि ऐसे कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसका फॉल होना इकोनॉमी के लिए बुरा है। ठीक है, तो हमने देख लिया बैंकों के मामले में 3 बैंक हमने देखा। ठीक है, और बैंकों को रेगुलेट कौन करता है ये भी हमने देखा। देन फिर हमने देखा कि कौन से NBFCs को कहा जाएगा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। देन हमने देखा कि IRDAI किसको कहेगी, DSIIs। ठीक है, तो वो इसके लिए 2 क्राइटेरिया हमने देखा। ठीक है, सो हमने ये, और फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर FMIs को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ों को देख ली। सो नेक्स्ट अब देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, मीन्स एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन या रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि ऐसे पर्सन या ऐसे लोग के द्वारा किया गया है जो कहाँ रहता है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रहते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि फॉरेनर जो है अपना पैसा इंडिया में आके अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पर्सन में कौन आएगा, फॉरेन इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, NRIs आ जाएंगे, फॉरेन कंपनीज आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने ये पर्सन देखा, तो ये पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, फॉरेन इंडिविजुअल्स, NRIs और फॉरेन कंपनीज। सो नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है। तो हमने देखा कि जो भी पर्सन है बाहर के, वो आकर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगे। तो कैसे कैसे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में क्या मिलेगा, इनको ऑनरशिप मिल जाएगी, कंपनी का ऑनरशिप मिलेगा तो इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये कंपनी के ऑनर हैं तो इनके पास कुछ तो वोटिंग राइट होगा ना, जितना % इसके पास है उसके अकॉर्डिंग इनका कुछ तो ऑनरशिप होगा। तो ये एक तरीके के ऑनर होंगे। ठीक है, देन प्रीफरेंस शेयर, तो इसमें क्या होगा, फुल्ली कंपल्सरीली एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल। तो इसका क्या मतलब है, सो प्रेफरेंशियल राइट में क्या होगा, राइट्स ओवर डिविडेंड्स एंड कैपिटल रीपेमेंट। तो इनको राइट किसके ऊपर मिलेगा, डिविडेंड्स के ऊपर मिलेगा, और कैपिटल जो होगा उसका रीपेमेंट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, और मस्ट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स इवेंचुअली, और बाद में जाकर ये क्या करने चाहिए, ये इक्विटी में कन्वर्ट
करना चाहिए, ठीक है, कर सकते हैं। देन प्रेफरेंस शेयर को अगर हम देखें तो इनको प्रायोरिटी कहाँ मिलता है, यहाँ हमने देख लिया प्रायोरिटी कहाँ मिलता है, डिविडेंड पेमेंट में और कैपिटल रिटर्न ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो जैसे इक्विटी में हमने देखा कि ये तो ऑनर्स हो गए, तो फायदा हुआ तो भी हुआ, नुकसान हुआ तो भी इनका हुआ, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है कि आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो अगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा, अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम होती है, वाइंडिंग अप होता है, तो कैपिटल आपको रिटर्न किया जाएगा, डिविडेंड आपको पेमेंट किया जाएगा, तो इनको यहाँ पे फायदा है, ठीक है। देन फिक्स डिविडेंड इनको मिलेगा, लेकिन कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कंपनी के ऑनर हैं, फायदा हुआ तो बहुत हुआ, नहीं हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस कंपनी में जाकर प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो डिविडेंड पेमेंट में आपको प्रायोरिटी मिलेगा, कैपिटल रिटर्न तो आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, आपको कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। इन एफडीआई यूज्ड एज कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि एफडीआई के केस में इसको कैसे यूज किया जाता है, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, कि इसको इक्विटी में मस्ट कन्वर्ट इनटू इक्विटी, कि इसको बाद में जाके क्या किया जाना चाहिए, इक्विटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इन लाइन है लेकिन पावर नहीं है, ठीक है, ये हमने देख लिया। प्रेफरेंस शेयर का हमने देख लिया। देन डिवेंचर्स क्या है, फुल्ली कंपल्सरी एंड मैंडेटरीली कन्वर्टेबल, तो ये भी क्या है, फुल्ली कंपल्सरीली और मैंडेटरीली कन्वर्टेबल है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे भी हमने देखा ये क्या है, कन्वर्टेबल है। सो अब जैसे डिवेंचर्स क्या हो गया, लाइक बॉन्ड्स, जैसे कि डेथ इंस्ट्रूमेंट होता है उसी तरीके का, और फिर इसको भी कन्वर्ट किया जाना चाहिए किसमें, इक्विटी शेयर्स में आफ्टर सम टाइम, कि अभी तो डिवेंचर्स है लेकिन कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स तो होना चाहिए यहाँ पे। मतलब कि लोन, पहले तो ये लोन था, डिवेंचर्स मतलब कि ये एक बॉन्ड की तरह, लोन की तरह है, लेकिन लेटर ऑन इसको क्या किया जाना चाहिए, शेयर में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो डिवेंचर्स क्या है, डेथ इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय कंपनीज टू बोरो मनी, पहले कंपनी क्या करेगी, अब इसको उधार पैसे की जरूरत है तो बोरो करेगी मनी, ठीक है। जो होल्डर होगा इज इक्वल टू क्रेडिटर, ठीक है, होल्डर क्या होगा, वो क्रेडिटर होगा लेकिन ऑनर नहीं होगा। डिवेंचर्स में भी ऑनर नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर में भी हमने देखा ऑनर नहीं होगा, एंड देन इक्विटी में ऑनरशिप रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये पेज फिक्स्ड इंटरेस्ट ओवर टाइम, और इंटरेस्ट पे करता रहेगा ओवर टाइम, क्योंकि अगर आपने क्या किया है, आपने डिवेंचर किया है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने क्या किया है, यूज़ किया है ताकि उसको उधार में पैसे मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिक्स इंटरेस्ट पे करता रहेगा, लेकिन कोई वोटिंग राइट इसमें नहीं है, ठीक है। एफडीआई में ओनली फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर अलाउड। तो एफडीआई में ऐसे कौन से डिबेंचर्स अलाउ है जो कि फुल्ली कंपल्सरीली और मैंडेटरीली कन्वर्टेबल हो, ठीक है, कि बाद में ये कन्वर्ट होकर के इक्विटी हो जाना चाहिए। तो ऐसे एफडीआई में ऐसे डिबेंचर्स अलाउ हैं, ठीक है। अगर हम इसको कैसे समझे कि लोन टू कंपनी विथ प्रॉमिस ऑफ रिटर्न, कि कंपनी को लोन दे रहे हैं लेकिन प्रॉमिस के साथ, कि रिटर्न की प्रॉमिस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट शेयर वारंट्स क्या है, तो इस शेयर वारंट्स पे क्या मिलता है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है उसको राइट मिलता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है इक्विटी शेयर लेटर एट ए फिक्स्ड प्राइस, कि बाद में जाकर वो क्या कर सकता है, इक्विटी शेयर जो है खरीद सकता है कंपनी का, ठीक है, फिक्स प्राइस पे। और अगर टाइम रहते यूज़ नहीं किया, अगर कोई टाइम लिमिट है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आप जो है चाहे तो इस कंपनी का शेयर आप ले सकते हैं, ठीक है, जो भी फिक्स प्राइस किया गया होगा उस टाइम पे कि आप इतने में इस कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। इनिशियली जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, बहुत कम रेट में ही अपना शेयर जो है देना चाहेगी, ठीक है। तो जो भी इसमें इन्वेस्टर होगा तो वो जो है लेने के लिए तैयार हो जाएगा कि बाद में जाकर के मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कम रेट में खरीद के ज़्यादा रेट में मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर टाइम पे यूज़ नहीं किया गया शेयर वारंट को, तो जो भी पैसा पहले दिया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, अगर इन्वेस्टर यूज़ नहीं करता है शेयर वारंट ऑप्शन टाइम पे, तो जो भी अमाउंट पे किया जाएगा उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा, वो फॉरफिटेड हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि आपने रूल फॉलो नहीं किया, आपका पैसा गया, ठीक है। तो ये रहा शेयर वारंट। तो हमने क्या देखा, शेयर वारंट देखा, डिवेंचर्स देखा, देन हमने प्रेफरेंशियल शेयर देखा एंड इक्विटी शेयर देखा। देन अब हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है। 2 ब्रॉड टाइप्स के होते हैं, एक तो एफडीआई, ठीक है, देन एक होता है एफपीआई। तो हम समझते हैं एफडीआई क्या है एंड एफपीआई क्या है। तो
इन्वेस्टमेंट बाय ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करेगा कोई भी पर्सन, कैसा पर्सन, जो इंडिया से बाहर रहता हो, फॉरेनर हो, बाहर रहता हो, वो आके इंडिया में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पे, या तो कोई अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है 10% और मोर ऑफ इक्विटी इन ए लिस्टेड कंपनी। और अगर लिस्टेड कंपनी में ये कर रहा है तो 10% से या उससे ज़्यादा इक्विटी उसको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा उस कंपनी का, उस लिस्टेड कंपनी का, या तो फिर अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑनरशिप और कंट्रोल मिलेगा और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 2 रूट से हो सकता है, ठीक है। एक ऑटोमेटिक रूट हो सकता है। ऑटोमेटिक रूट कहने का मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम 95% एफडीआई यही यूज़ करता है ऑटोमेटिक रूट, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल में टाइम लगता है, सारी और भी चीज़ें होती है, प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट कहाँ होता है, कुछ सर्टेन सेक्टर्स है, जैसे कि डिफेंस है, मीडिया है, तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो एफडीआई का क्या मतलब हुआ कि बड़े इन्वेस्टर विथ कंट्रोल, क्योंकि इनके पास कंट्रोल आया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अनलिस्टेड कंपनी में भी कर सकती है ये, और 10% और मोर ऑफ इक्विटी इन ए लिस्टेड इंडियन कंपनी, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं एफपीआई क्या है। तो एफपीआई है इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन पर्सन लेस देन 10% ऑफ इक्विटी इन ए लिस्टेड कंपनी। कि एफपीआई कहाँ होगा, सिर्फ लिस्टेड कंपनी में ही होगा, और इसका कितना इक्विटी कितना होगा, लेस देन 10%, ठीक है। 10% से कम इक्विटी होगा। और क्या कंसिडर किया जाएगा इसको, शॉर्ट टर्म और वोलेटाइल कैपिटल, कि इजीली इसको किया जा सकता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। देन एफपीआई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन, तो एफपीआईज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में भी एफपीआई हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी एफपीआई हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, डेथ ही है, एक तरीके का कर्ज ही है, ठीक है। तो ये इसमें क्या देखते हैं हम कि क्विक इन क्विक आउट, और एफडीआई में क्या हुआ कि बड़े इन्वेस्टर हैं, इनका पैसा लगा हुआ है, और ये क्या है, इनके पास ऑनरशिप है। तो ये हमने देख लिया। तो अगर की डिफरेंस हम देखना चाहें कि एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या है, तो एफडीआई में इक्विटी अगर देखें तो 10% से ज़्यादा, इसमें 10% से कम, और कंपनी टाइप कैसा हो सकता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरह की कंपनी में, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में। नेचर अगर देखें तो लॉन्ग टर्म ऑनरशिप मिलेगा, यहाँ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन मिलेगा। रिस्क अगर देखें तो इसमें वॉलेटिलिटी कम है, यहाँ इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। और कंट्रोल देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल है, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है एफपीआई में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑनरशिप भी है। तो एफडीआई और एफपीआई में बेसिकली ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रोल ऑफ डीपीआईआईटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो डीपीआईआईटी क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो इसका डीपीआईआईटी का क्या रोल है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, फ्रेम करेगी एफडीआई पॉलिसी को और प्रेस नोट इशू करेगी अपडेट के लिए। अगर कोई डाउटफुल केस है तो डीपीआईआईटी क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी करेक्ट मिनिस्ट्री कि किसको ये प्रोसेस, ये एप्लीकेशन और किसको इसको दिया जाना चाहिए। और अगर कोई मिनिस्ट्री चाहती है, ठीक है, टू रिजेक्ट अ प्रपोजल और ऐड कंडीशंस, तो इट मस्ट गेट डीपीआईआईटीज कंकरेंस। तो अगर कोई भी अब जो मिनिस्ट्री है अब ये चाह रही है कि उसको कुछ भी प्रपोजल जो है ऐड करना है या रिजेक्ट करना है, तो उसको डीपीआईआईटी से जा करके पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन है, डीपीआईआईटी है। फिर ये क्या करेगी, ये चाहे तो आइडेंटिफाई कर सकती है कि किस मिनिस्ट्री के पास ये वाला एफडीआई जाना चाहिए, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कहाँ जाना चाहिए। तो किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम या कुछ भी ऐड या कम करना है, हटाना है, बढ़ाना है, तो फिर डीपीआईआईटी के पास वो मिनिस्ट्री जाएगी, ठीक है। तो ये क्या एक्ट करती है, एक्ट एज ए नोडल पॉइंट फॉर पॉलिसी क्लैरिटी इन एफडीआई डिसीजन। तो ये क्या है, नोडल पॉइंट है, ठीक है, फॉर पॉलिसी क्लैरिटी इन एफडीआई डिसीजन। तो कोई भी एफडीआई डिसीजन के लिए क्या है, नोडल पॉइंट है। देन एफडीआई, ये एक तरीके का क्या है, एफडीआई गेट कीपर और पॉलिसी मेकर है, कि एफडीआई से रिलेटेड जो भी रोल है तो वो डीपीआईआईटी करेगा, ठीक है। देन अब देखते हैं फेमा एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो इसको गवर्न बाय फेमा 1999। तो जो फेमा एक्ट है 1999 के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा एफडीआई को। नो प्रायर
RBI अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर FDI और FPI। तो इसको जो भी रेगुलेट कौन करता है, तो गवर्न बाय फेमा एक्ट, ठीक है, फेमा एक्ट 1999 में आया था फेमा एक्ट। सो इसमें कोई भी प्रायर अप्रूवल ज़रूरत नहीं है FDI और FPI के लिए। किसका? RBI का। कोई भी ऐसे नहीं है कि हम पहले प्रायर अप्रूवल लेंगे RBI से फिर FDI और FPI आएगा, नहीं आएगा। लेकिन रिपोर्ट करना है, ठीक है, RBI को रिपोर्ट करना है कैपिटल इनफ्लो कितना हुआ, इशूज़ ऑफ शेयर, अगर शेयर से रिलेटेड कोई इशू है फिर RBI को जो है रिपोर्ट करना होगा। बोथ रिपोर्टेड टू RBI इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में RBI को बताना है कि क्या कैपिटल इनफ्लो हुआ है या क्या शेयर में इशू आ रहा है, ठीक है। तो FPIs नीड सेबी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। तो FPI को ज़रूरत है किसका? सेबी के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का। और हमने क्या देखा कि FPI और FDI के केस में कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, RBI का जस्ट इन्फॉर्म करना है, ठीक है, ये हमने देख लिया। और FPI के केस में सेबी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चाहिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो ये क्या है? हमने FPI के बारे में पढ़ लिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि आउटसाइड इंडिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या एंटिटी है जो कहाँ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एंड लीगली फॉर्म्ड इन ए कंट्री अदर देन इंडिया, कि इंडिया से बाहर का कोई भी अगर कंपनी है और कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहे हैं, वो अगर आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, बैंक्स, NRIs एटसेट्रा, ठीक है। तो इनको आके कहाँ रजिस्टर करना होगा? सेबी के साथ आकर के ये रजिस्टर करेंगे। और ये इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? सिर्फ लिस्टेड कंपनी में करेंगे। FDI के केस में अनलिस्टेड में भी कर सकते हैं और FPI के केस में सिर्फ लिस्टेड कंपनी में करेंगे और इक्विटी लेस देन 10% होनी चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्ट कर सकते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी है, ठीक है। मतलब क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे सेबी से पास लेकर के, सेबी से पूछेंगे, परमिशन लेंगे कि हमें आकर के यहाँ पे सब कुछ जो भी प्रोसेस है इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो उनको सेबी का पास लेना पड़ेगा, ठीक है। देन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम देखते हैं कि यहाँ तो हमने देखा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन है? जो बाहर की कंपनी आकर के इंडिया में पैसा लगा रही है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया की कंपनी जाकर के अब्रॉड में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये ऑपोजिट है ऑफ FDI की, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन का पैसा हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिया के जो कंपनी है वो जाके इन्वेस्ट कर रही है अब्रॉड में, ठीक है। तो ODI वॉल्यूम्स आर मच लेस देन FDI। तो FDI हमारे यहाँ ज़्यादा है, मतलब क्या कि इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करती है अब्रॉड में जाकर के कम इन्वेस्ट करती है देन FDI, ठीक है। तो FDI का सिंपल क्या मतलब हो गया कि इंडिया इन्वेस्टिंग आउटसाइड, ठीक है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट और कंपोजिट कैप कुछ है क्या। सो देखते हैं, सिंगल FPI कितना कर सकती है? मैक्सिमम 10% इन वन इंडियन कंपनी। तो ये हमने देखा कि अगर सिंगल FPI है तो मैक्सिमम हमने देखा कि 10% कर सकती है एक इंडियन कंपनी में। ऑल FPIs कंबाइंड इज अप टू सेक्टोरल कैप एज पर FDI लिमिट्स। तो अगर सारा FPI को कंबाइन किया जाएगा तो एक सेक्टोरल कैप रखा जाएगा, ठीक है, FDI के लिमिट के अकॉर्डिंग। तो एक कुछ कैप है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कितना भी कर सकती है, नहीं कर सकती है। देन गवर्नमेंट नाउ यूजेस कंपोजिट कैप। तो गवर्नमेंट अब क्या करिए? कंपोजिट कैप यूज़ करिए FDI और FPI का टुगेदर पर सेक्टर, कि पर सेक्टर में आप आकर के FDI और FPI आप अगर करना चाहते हो तो कितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टर कैन ओनली चूज वन रूट। तो इन्वेस्टर जो है एक ही रूट चूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि FDI भी चूज कर लिया और FPI भी चूज कर लिया। या तो FDI या तो FPI, दोनों नहीं चूज कर सकते हैं सेम कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कि सेम कंपनी के लिए दोनों चूज नहीं कर सकते। मतलब आप अपना रास्ता ले लीजिए, FDI और FPI, ये नहीं कि आप सेम कंपनी में FDI भी कर रहे हैं, सेम कंपनी में FPI भी कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। स्पेशल थ्रेशोल्ड रूल देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर कोई इन्वेस्टर बाय करता है 10% से कम अगर वो स्टेक किसी भी कंपनी का लेता है तो वो FPI बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बट इट कैन बी ट्रीटेड एज FDI इफ स्टेक इंक्रीजेज। लेकिन अगर ये 10% से ज़्यादा एक साल के अंदर ले लेता है तो जो FPI था तो वो क्या बन जाएगा? FDI बन जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज नहीं किया, 10% से कम ही रह गया, तो वो क्या बना रहेगा? वो FPI ही रहेगा, ठीक है। और कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। लेकिन इफ़ एन FDI फॉल्स बिलो 10% लेटर, अगर कोई FDI बना और 10% से नीचे वो चला गया,
लेकिन फिर भी उसको FDI ही कहा जाएगा। मीन्स क्या, वंस एन FDI ऑलवेज एन FDI, ठीक है। अगर 10% से कम भी हो गया फिर भी वो FDI ही रहने वाला है, वो FPI नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई 10% से कम पे है तो FPI है, लेकिन बाद में अगर वो अपने शेयर को बढ़ा लेता है तो फिर वो FDI हो जाएगा। लेकिन FDI के केस में ऐसा नहीं है, आप वंस एन FDI ऑलवेज एन FDI, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी होगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जनरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है प्राइमरी मार्केट से, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जनरली होता है सेकेंडरी मार्केट से, ठीक है, बट कैन हैपन थ्रू प्राइमरी मार्केट एज वेल। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि FDI कहाँ होगा? प्राइमरी मार्केट में, और ये प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों जगह से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली न्यू शेयर इशू किया जाएगा और कैपिटल कम्स टू द कंपनी थ्रू विच द कंपनी इन्वेस्ट इन न्यू फैक्ट्री और मशीन्स। तो बेसिकली यहाँ पे FDI में नई चीज़ों के लिए ही किया जा रहा है, नई मशीनरी लिया जाएगा और नई फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। न्यू शेयर्स है ये, ठीक है। लेकिन FPI के केस में हम क्या देखते हैं? ओनली द ओनर्स चेंज हैंड्स एंड न्यू कैपिटल डज नॉट कम टू द कंपनी। तो यहाँ पे ऑनर जो है एक तरीके से क्या करते हैं? ऑनर चेंज होते हैं, ऑनर्स चेंज हैंड एंड न्यू कैपिटल डज नॉट कम टू द कंपनी, कि नया कोई कैपिटल कंपनी के पास नहीं आता है, ये ऑनर्स के पास ही एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। द फॉरेन इन्वेस्टर अपॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड गेट्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जो कि हमने पहले देखा, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में कंपनी का, बाय परचेज ऑफ लार्ज शेयर होल्डिंग, कि अगर लार्ज शेयर होल्डिंग आपने ले लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर जो है क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिसीजन मेकिंग में ये इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट में कंपनी का, और कोई भी परचेज अगर किया जाता है माइनॉरिटी स्टेक्स का, इन सारी चीज़ों में बेसिकली डिसीजन मेकिंग में FPI का कोई काम नहीं है। देन फॉरेन इन्वेस्टर ट्राई टू मेक द कंपनी प्रॉफिटेबल थ्रू देयर डिसीजन मेकिंग एंड टारगेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अगर ये क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर टारगेट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी एंड डिराइव देयर गेन फ्रॉम द चेंज ऑफ द शेयर प्राइस। तो इनको मतलब किस चीज़ से है? ये चाहती है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो इनको फायदा होगा, इनका शेयर है। पर यहाँ पे इनका मतलब है कि शेयर प्राइस से, अगर शेयर प्राइस अच्छा चल रहा है, ठीक है, कंपनी का, तो उन्हीं से उनको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टील कंपनी इन US विल इन्वेस्ट ओनली इन स्टील कंपनी इन इंडिया। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है। अगर कोई स्टील की कंपनी US में है तो सेम वही कंपनी आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करेगी एंड ट्राई टू मेक द कंपनी प्रॉफिटेबल थ्रू देयर मैनेजमेंट, और चाहेगी कि प्रॉफिट हो, ठीक है। देन इन जनरल अगर हम कैपिटल मार्केट में देखें, इट इज़ इन जनरल कैपिटल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके का क्या हुआ? कैपिटल मार्केट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर फॉरेन इन्वेस्टर इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनी सेक्टर, इनको कोई भी सेक्टर से पर्टिकुलर मतलब नहीं है, एंड इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट इन एनी सेक्टर, और कहीं भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सेक्टर और कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच गिव्स अ चांस ऑफ शेयर प्राइस अप्रिशिएशन, की इनको शेयर से मतलब है, अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो ये कहीं पे भी इन्वेस्ट जा करके कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एज टू टर्न द कंपनी प्रॉफिटेबल द फॉरेन इन्वेस्टर नीड्स टू गेट इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अब आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं नई कंपनी में, नई चीज़ों में, अब आप चाहेंगे, डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, अब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो लॉन्ग टाइम हो गया, और ये क्या है? जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ देयर इज ए लॉक इन पीरियड एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉरेन इन्वेस्टर कैन नॉट सेल हिज इन्वेस्टमेंट एंड हेंस इट इज क्वाइट स्टेबल। तो ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक इन पीरियड दिया हुआ कि इतने टाइम के लिए तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं किसी भी टाइम। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेंगे? कैन रिटर्न एनी टाइम बाय सेलिंग हिज इन्वेस्टमेंट, कि अपना इन्वेस्टमेंट को कभी भी वो रिटर्न कर सकते हैं, वो सेल कर देंगे, अपना शेयर वगैरह चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट में हमें वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये क्वाइट स्टेबल है।
इट कैन हैपन इन 3 वेज। तो ये 3 तरीके से हो सकता है, बाय परचेज ऑफ शेयर, या तो शेयर खरीद लिया, या फिर बाय फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर कंपनी बना ली, और बाय इस्टेब्लिशिंग अ सब्सिडरी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे 3 वे है और यहाँ पे सिर्फ परचेज ऑफ शेयर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं कि FDI इनफ्लो कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है। तो टॉप सोर्स कंट्रीज ऑफ FDI इनटू इंडिया। तो FDI सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? सिंगापुर से, मॉरिशियस से एंड US से। और जो स्टेट हैं किनको सबसे ज़्यादा FDI मिलता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दिल्ली को। ठीक है, किसको? कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन दिल्ली। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंगापुर, मॉरिशियस एंड US। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बेसिकली तो ऐसा ही रहता है, बट 3-4 नंबर पे कुछ चेंजेस होती है। सिंगापुर जो है लार्जेस्ट क्या है, टॉप सोर्स है कंट्रीज़ का, हमारी कंट्री का FDI के लिए। तो ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो आप जो है लेटेस्ट डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि FDI फ्लो किस टाइप से हुआ है इंडिया में। ठीक है, बिलियन डॉलर्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2022-21 में 59.6। ठीक है, तो बिलियन डॉलर में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये रहा कि FDI। तो ये एक चार्ट भी ध्यान रख सकते हैं, क्या हमेशा हमारा FDI बढ़ता ही है? नहीं, कम भी हुआ है। ठीक है, सो इस टाइप से। तो हमने यहाँ तक देख लिया, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एंड इसके आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं।